नमस्ते और स्वागत है। आज हमारे पास जो कहानी है वो सुनने में किसी इंटरनेशनल थ्रिलर जैसी लगती है। एक भारतीय नागरिक लंदन से जापान जा रही हैं। उनकी फ्लाइट चीन के शंघाई में कुछ घंटों के लिए रुकती है। मतलब एक रूटीन ट्रांजिट हॉल्ट। बिल्कुल। लेकिन वो कभी अपनी अगली फ्लाइट पर चढ़ ही नहीं पाती। और ये इसलिए नहीं कि उनके पेपर्स में कोई गड़बड़ थी या वीजा में कोई प्रॉब्लम थी, नहीं, बल्कि उनके पासपोर्ट पर लिखे सिर्फ 3 शब्दों की वजह से उन्हें रोक लिया गया। जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश। एग्जैक्टली। तो आज हम इसी घटना पर गहराई से बात करेंगे। ये कहानी है पेमा वांगजोम थोंगडक की। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक एयरपोर्ट का ट्रांजिट लाउंज भारत और चीन के बीच मतलब दशकों पुराने जियोपॉलिटिक्स का एक बैटलफील्ड बन गया। सही बात है। ये सिर्फ एक यात्री को परेशान करने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सॉवरेनिटी, पहचान और इंटरनेशनल लॉ की सीमाओं को टेस्ट करने की कहानी है। और ये हमें ये भी दिखाता है कि नक्शों पर जो लकीरें खींची हैं ना, जिन्हें हम बॉर्डर कहते हैं, वो असल में आम लोगों की जिंदगी पर कितना गहरा असर डालती हैं। तो चलिए इस कहानी की डिटेल्स में चलते हैं। ठीक है, तो सीन सेट करते। तारीख है 21 नवंबर 2025। पेमा वांगजुम थोंगडक एक भारतीय नागरिक हैं जो यूके में रहती हैं। वो लंदन से जापान के लिए सफर कर रही हैं। और बीच में शंघाई के पुडोंग एयरपोर्ट पर उनका लेओवर है। सब कुछ नॉर्मल है अब तक? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल। उनके पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट है, एक वैलिड जापानीज वीजा है। और इंटरनेशनल एविएशन रूल्स के हिसाब से तो एक ट्रांजिट पैसेंजर टेक्निकली देश में घुस ही नहीं रहा होता है। सही बात है। उसे बस अपनी अगली फ्लाइट का इंतजार करना होता है। और यहीं पर हमें रुककर एक वैध पासपोर्ट का मतलब समझना होगा। हमारे लिए ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज। लेकिन इस केस ने चीनी अधिकारियों के लिए वो पासपोर्ट एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन गया। जैसे ही उन्होंने पासपोर्ट पर जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश देखा, उनके लिए उस डॉक्यूमेंट की लीगैलिटी ही खत्म हो गई। मतलब ये कोई प्रोसीजरल मिस्टेक नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोचा समझा पॉलिटिकल मूव था। तो इमिग्रेशन काउंटर पर बैठा अधिकारी सिर्फ एक एजेंट नहीं था, वो उस वक्त चीन की फॉरेन पॉलिसी का चेहरा बन गया था। बिल्कुल। उसने पेमा को बताया कि उनका पासपोर्ट अमान्य है, इनवैलिड। और वजह ये कि चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता। वो इसे जंगनान कहते हैं, यानी दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा। जरा सोचिए, एक डॉक्यूमेंट जिसे भारत सरकार ने इशू किया है, जिसे यूके ने मान्यता दी, जापान ने जिस पर वीजा लगाया, उसे चीन का एक एयरपोर्ट अधिकारी खारिज कर देता है। ये वाकई चौंकाने वाला है। और ये सिर्फ पासपोर्ट को अमान्य कहने तक नहीं रुका। इसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। उन्हें लगभग 18 घंटे तक हिरासत में रखा गया। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उन्हें उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट पर चढ़ने से भी रोक दिया गया। और हमारे सोर्सेज ये भी बताते हैं कि ये कोई दोस्ताना डिटेंशन नहीं था। उन्हें मतलब खाना पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा। अच्छा। और इस दौरान एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया गया। अधिकारियों ने कथित तौर पर उनकी भारतीय पहचान का मजाक उड़ाया। क्या कहा उन्होंने? उनसे कहा गया, तुम तो चीनी हो, तुम्हें तो चाइनीज पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो सीधा हैरासमेंट है। आप एक फॉरेन कंट्री में अकेले हैं, आपका पासपोर्ट आपके पास नहीं है और आपकी पहचान को ही चैलेंज किया जा रहा है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वो कितना बेबस महसूस कर रही होंगी। बिल्कुल। और यही तो पॉइंट है। ये एक सोची समझी रणनीति है। इसे ग्रे जोन टैक्टिक्स कहते हैं। ग्रे जोन? हाँ, मतलब ये सीधी जंग नहीं है, लेकिन ये शांति भी नहीं है। ये वो धुंधला इलाका है जहां आप सामने वाले को उकसाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं, बिना गोली चलाए। और एक आम नागरिक को मोहरा बनाकर आप एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज भेजते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, चीन ऐसा करके क्या हासिल करना चाहता है? मतलब क्या उन्हें लगता है कि एक यात्री को परेशान करने से भारत अरुणाचल पर अपना दावा छोड़ देगा? एंड गेम क्या है यहाँ पर? एंड गेम दावा छुड़वाना नहीं है। एंड गेम है अपने दावे को जिंदा रखना और उसे नॉर्मलाइज करना। अच्छा। ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद होगा, कई साल पहले चीन अरुणाचल और जम्मू कश्मीर के निवासियों को नॉर्मल स्टैम्प्ड वीजा की जगह स्टैपल्ड वीजा देता था। हाँ, मुझे याद है। वो पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं लगाते थे, बल्कि एक अलग कागज नत्थी कर देते थे। बिल्कुल। और उनका तरीका ये कहने का था कि हम आपके पासपोर्ट को और इसलिए भारत की सॉवरेनिटी को इन इलाकों में पूरी तरह से मान्यता नहीं देते। राइट। तो ये उसी पैटर्न का एक
एक अगला कदम है। स्टैपल्ड वीजा वाली बात पुरानी हो गई, तो अब उन्होंने एक कदम और आगे बढ़कर पासपोर्ट को ही इनवैलिड कहना शुरू कर दिया है। हर ऐसी घटना से वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मैसेज देते हैं कि देखो ये इलाका डिस्प्यूटेड है। वो एक लीगल रियलिटी को चैलेंज करके एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये नैरेटिव बनाने की कोशिश सिर्फ एयरपोर्ट्स तक ही तो सीमित नहीं है। नहीं, हमने देखा है कि चीन समय समय पर अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम बदलकर अपने मैप जारी करता है। सही पकड़ा आपने। वो जगहों के नाम मैंड्रिन में रखते हैं ताकि वो ये दिखा सकें कि ये हिस्टोरिकली उनका इलाका है। ये सब उसी ग्रे जोन रणनीति का हिस्सा है, एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। बिल्कुल। जहां आप जमीन पर कब्जा किए बिना कागजों पर, मैप्स पर और इंटरनेशनल फोरम्स पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। जाहिर है इस घटना पर भारत का रिएक्शन काफी तेज और सख्त रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे इंटरनेशनल नॉर्म्स का खुला उल्लंघन बताया और चीन के सामने एक फॉर्मल प्रोटेस्ट दर्ज कराया। उन्होंने अपने बयान में उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जो भारत हमेशा से करता आया है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य अंग है। ये जो शब्द है अभिन्न और अविभाज्य अंग, इनका डिप्लोमेसी में क्या मतलब होता है? क्या इन भारी शब्दों का चीन पर असल में कोई असर होता है? देखिए, ये दोनों के लिए है। डिप्लोमेसी में शब्द बहुत मायने रखते हैं। इंटीग्रल एंड इनसेपरेबल पार्ट कहने का मतलब है कि ये नॉन नेगोशिएबल है। ओके। ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जिस पर मोल भाव हो सके। ये भारत की आइडेंटिटी का हिस्सा है। चीन पर इसका सीधा असर शायद ना हो, लेकिन ये दुनिया को भारत का स्टैंड क्लियर करता है। एक रेड लाइन खींचने जैसा है। बिल्कुल। और चीन का जवाब क्या था? क्या उन्होंने अपनी गलती मानी? बिल्कुल नहीं। उनकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही प्रिडिक्टेबल थी। उन्होंने कहा कि उनके अधिकारियों ने अपने देश के कानूनों के हिसाब से काम किया और जन्नान पर अपने दावे को फिर से दोहराया। वही पुराना रवैया। हाँ, ये डिप्लोमेसी का एक क्लासिक मूव है, जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी पोजीशन पर डटे रहते हैं और पीछे हटने का कोई संकेत नहीं देते। इससे वो पुराना गतिरोध बना रहता है। तो ये पूरा मामला एक व्यक्तिगत परेशानी से बढ़कर इंटरनेशनल लॉ का सवाल भी बन जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। एक ट्रांजिट पैसेंजर के अधिकार क्या होते हैं? क्या कोई देश किसी तीसरे देश के एयरपोर्ट पर किसी दूसरे देश के नागरिक का पासपोर्ट इनवैलिड घोषित कर सकता है? ये एक बहुत ही जरूरी लीगल सवाल है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO के जो नियम हैं, वो शिकागो कन्वेंशन के तहत आते हैं और वो यात्रियों के मतलब बिना रुकावट के ट्रांजिट को आसान बनाने के लिए बने हैं। राइट। किसी यात्री को सिर्फ इसलिए रोकना कि आपको उसके जन्म स्थान से राजनीतिक समस्या है, ये उन नियमों की आत्मा के खिलाफ है। चीन यहाँ इंटरनेशनल ट्रांजिट जोन की न्यूट्रलिटी को चैलेंज कर रहा है। यहाँ पर जो असली बात है वो ये नहीं कि चीन ने एक यात्री को परेशान किया, वो तो है ही। वो तो है ही, लेकिन बड़ा पॉइंट ये है कि वो इंटरनेशनल ट्रांजिट जोन्स में एक नया नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिसाइसली, वो एयरपोर्ट्स जैसी न्यूट्रल जगहों को सॉवरेन बैटल ग्राउंड्स में बदल रहे हैं। वो ये टेस्ट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ की सीमाओं को वो कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। वो एक ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं जहां दुनिया की एयरलाइंस और सरकारें चीन से डील करते वक्त उनके टेरिटोरियल क्लेम्स को ध्यान में रखने पर मजबूर हो जाएं। ये तो एक तरह से अपनी पॉलिटिकल विल को इंटरनेशनल सिस्टम पर थोपना हुआ। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ पेमा थोंगडोक पर नहीं पड़ता, इसका असर तो अरुणाचल के हर उस नौजवान पर पड़ता है जो बाहर जाकर पढ़ना चाहता है, हर उस बिजनेस पर्सन पर पड़ता है जो इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहता है। बिल्कुल सही। ये एक चिलिंग इफेक्ट पैदा करता है। ये उनके मन में एक डर और अनिश्चितता पैदा करता है। क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं? क्या हमें किसी एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा? हर बार वीजा अप्लाई करते वक्त, हर बार कनेक्टिंग फ्लाइट बुक करते वक्त उनके मन में ये सवाल आएगा। हाँ, ये उनकी आजादी से घूमने फिरने पर मतलब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पर एक अदृश्य हमला है। ये तो उस क्षेत्र के लोगों को पूरी दुनिया से अलग थलग करने जैसा है। एक तरह से हाँ, ये उनकी भारतीय पहचान को एक लाइबिलिटी बनाने की कोशिश है। अच्छा। चीन ये कह रहा है कि अगर आप खुद को भारतीय मानेंगे और आपका जन्म अरुणाचल में हुआ है तो आपको दुनिया में घूमने फिरने में मुश्किल होगी। ये बहुत ही खतरनाक प्रेसिडेंट है, क्योंकि ये नेशनल आइडेंटिटी को एक सजा की तरह पेश करता है। बिल्कुल। तो जब हम इस पूरी घटना को जोड़कर देखते हैं, स्टैपल वीजा, जगहों का नाम बदलना और अब पासपोर्ट को इनवैलिड कहना, तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। ये कोई रैंडम घटनाएं नहीं है। ये बिल्कुल एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी है। इसे
सलामी स्लाइसिंग भी कहते हैं। सलामी स्लाइसिंग? हाँ, आप एक बार में बड़ा कदम नहीं उठाते, बल्कि छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे स्टेटस को बदलते हैं। हर छोटी घटना आपके दावे को थोड़ा और मजबूत करती है और दुनिया धीरे धीरे उस नई हकीकत की आदी हो जाती है। चीन इसमें माहिर है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो या हिमालयी बॉर्डर। तो आज की हमारी ये बातचीत साफ दिखाती है कि जियोपॉलिटिक्स कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है जो सिर्फ थिंक टैंक्स में डिस्कस होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर, उनकी डिग्निटी पर और उनकी आज़ादी पर पड़ता है। पेमा वांगजोम थोंगडोक की वो 18 घंटे की हिरासत एक पर्सनल ट्रॉमा से कहीं ज्यादा थी। ये 2 न्यूक्लियर पावर्स के बीच चल रहे साइलेंट वॉर का एक एपिसोड था जो शंघाई एयरपोर्ट के एक टर्मिनल में लड़ा गया। हाँ, और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एयरपोर्ट्स और ट्रांजिट लाउंज को दुनिया को जोड़ने वाली जगह माना जाता है, ग्लोबलाइजेशन का एक सिंबल। सही बात है। लेकिन जब यही जगहें नेशनलिस्टिक क्लेम्स जताने का मंच बन जाए तो ग्लोबल सिटीजन होने के आइडिया का क्या होगा? और अगर हमारा जन्म स्थान ये तय करने लगे कि हमारा पासपोर्ट वैध है या नहीं, तो क्या हम वाकई एक कनेक्टेड वर्ल्ड में रह रहे हैं, या फिर हम अभी भी ऐसी अदृश्य दीवारों से घिरे हुए हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन जो हमें रोक सकती हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है।